हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री विद इदरीस खान में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है, हमारे यूट्यूब चैनल पर हिस्ट्री के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं जिनसे एग्ज़ाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि हाल ही में जो हमारा एग्ज़ाम हुआ NTA UGC नेट, TGT PGT या अदर हिस्ट्री से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम होते हैं, उन सभी एग्ज़ामों में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उन टॉपिक के हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर ना होने की वजह से या कन्फ्यूजन होने की वजह से वो क्वेश्चन हमारे गलत हो जाते हैं। तो हमारा वीडियो बनाने का मकसद यही है दोस्तों, जिन टॉपिकों से क्वेश्चन आते हैं, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं, हम उन सभी टॉपिक को बहुत ही आसान भाषा में ट्रिक के माध्यम से या इजी वे में हम समझाने की कोशिश करते हैं, जिससे आपके आने वाले एग्ज़ाम में क्वेश्चन गलत ना हो। इसके लिए हमने कई सारे वीडियो हमारे ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, जिनको अगर आप देखना चाहते हो तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हो। और वो सभी वीडियो इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अभी जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें लगभग 10 से 15 क्वेश्चन उन सभी वीडियो से देखने को मिला है, तो वो वीडियो को ज़रूर देख ले। इसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही ले, क्योंकि हिस्ट्री से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड करवाई जाती है। इसके अलावा दोस्तों, अगर हम बात करें आज के वीडियो की, तो आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ख़ास करके आज का वीडियो अलाउद्दीन खिलजी की जो मूल्य नियंत्रण प्रणाली थी और बाज़ार व्यवस्था, इन दोनों के ऊपर आज हम विस्तार से बात करेंगे। क्या क्या इसके अंदर व्यवस्था थी, किस किस अधिकारी इसके अंदर लगाए गए थे और क्या क्या इसके अंदर इम्पोर्टेंट बातें थी, कौन से वो 7 अधिनियम थे, इन सब के ऊपर आज हम विस्तार से बात करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है और सभी तरह के एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। यहाँ के अधिकारियों के बारे में, अधिनियम के बारे में, यहाँ की जो व्यवस्था थी उसके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो बिल्कुल वीडियो को पूरा ज़रूर देखना है। आपका जो भी डाउट है, जो भी कन्फ्यूजन है, वो बिल्कुल क्लियर होने वाला है। अगर फिर भी अगर कोई डाउट कोई बचता है आपका, तो वो कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। तो चलते हैं हम हमारी स्लाइड के ऊपर, जहाँ हम इस टॉपिक को बहुत ही अच्छी तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, स्लाइड के ऊपर आ चुके हैं। तो आज के स्लाइड के अंदर, आज के इस वीडियो के अंदर हम अलाउद्दीन खिलजी की जो बाज़ार व्यवस्था थी और जो मूल्य नियंत्रण व्यवस्था थी, किस तरीके से अपने साम्राज्य के अंदर मूल्यों की जो कीमत थी उसके ऊपर नियंत्रण स्थापित किया था, जिससे इसने जो अपनी सेना थी उसको खर्चों के अंदर कटौती करवा दी और कम सैलरी देकर और बड़ी से बड़ी सेना को इसने अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए लगाया था। तो वो सारी चीज़ें आज के वीडियो के अंदर हम समझेंगे, किस तरीके से इसने बाजार व्यवस्था को लागू किया था, किस किस अधिकारी को इसने लगाया था और कौन कौन से क्या क्या अधिनियम इसके अंदर थे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों। ये आप देख सकते हो, यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी का हमने फ़ोटो लगा रखा है और यहाँ पे नाम भी लिखा हुआ है, सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी मोहम्मद शाह। और ये यहाँ पे उसका डेट वगैरह ये सारी चीज़ें दे रखी है दोस्तों। अब इसकी शुरुआत किस तरीके से हुई है दोस्तों, दिल्ली सल्तनत के अंदर आप सभी को पता होना चाहिए, जैसे कि दिल्ली सल्तनत के अंदर आपको 5 राजवंश का शासन देखने को मिलता है। सबसे पहले गुलाम वंश आता है, फिर उसके बाद खिलजी वंश आता है, फिर उसके बाद तुगलक वंश आता है, फिर उसके बाद आपका सैयद वंश आता है और लास्ट में इसका लोधी वंश आता है। तो हम बात कर रहे हैं अभी खिलजी वंश की। तो खिलजी वंश की अगर थोड़ा ब्रीफ में अगर आप समझने की कोशिश करोगे, तो खिलजी वंश की जो स्थापना हुई है, गुलाम वंश के आखिरी शासक जो होता है क्यूमार्स की हत्या कर दी जाती है उसके सेनापति, जो उसका अधिकारी होता है, जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी के द्वारा। और उसकी हत्या करने के बाद जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी 1290 में खिलजी वंश की स्थापना करता है। और 1290 में खिलजी वंश की स्थापना करता है, तो इसी का एक भतीजा और दामाद रहता है, उसका नाम रहता है अली गुरसब। अली गुरसब को ही अलाउद्दीन कहते हैं। तो ये 1290 में तो ये अपना शासन से शुरुआत करता है फ़िरोज़ खिलजी का शासन रहता है 1290 से 1296। तो 1296 के अंदर ही दोस्तों इसका जो भतीजा होता है, एक प्लानिंग के तहत अपने चाचा की या अपने ससुर की हत्या करवा देता है 1296 में। 1296 में अपने चाचा और अपने ससुर की हत्या करवाने के पश्चात जलालुद्दीन खिलजी जो है, इसकी मृत्यु हो जाती है और अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत के ऊपर खिलजी वंश की जो वास्तविक सत्ता होती है वो उसको अपने हाथ में ले लेता है।
और खिलजी वंश का जो शासक है अलाउद्दीन खिलजी, ये ऐसा शासक था दोस्तों, दिल्ली वंश के मतलब जो दिल्ली सल्तनत के जितने भी सुल्तान हुए उसमें सबसे पहले साम्राज्यवाद की नीति को अपनाने वाला प्रथम सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को माना जाता है। यहाँ तक कि अलाउद्दीन खिलजी के ऊपर द्वितीय सिकंदर यानी कि सिकंदर की तरह दुनिया जीतने का भूत सवार था, मगर इसका जो एक कोतवाल था, दिल्ली का कोतवाल ऐना अल मुल्क मुल्तानी, उसने इसको ये सिकंदर नहीं मतलब सिकंदर बनने वाली जो बात थी उससे इसको रोका कि भाई सिकंदर विकंदर तो बाद में बन जाना, पहले भारत के जो साम्राज्य है, भारत के जो प्रांतीय राज्य है, भारत के अंदर जो अलग जो राज्य फैले हुए हैं उन सभी को पहले जीत लो, उनको जीतने के बाद फिर दुनिया को जीतने की बातें करना। तो ये सारी चीज़ें उसने समझाई। फिर उसको पता लगा कि दिल्ली के जो अपने साम्राज्य को अगर बढ़ाना है तो बढ़ाने के लिए मुझे लंबी चौड़ी सेना रखना पड़ेगा, और लंबी चौड़ी सेना रखना है तो सेना रखने के लिए उनको वेतन देना पड़ेगा या उनको ज़मीन देना पड़ेगा, क्योंकि इक़्तिदारी व्यवस्था भी उस समय लागू थी। तो इतनी उसके पास ज़मीन तो नहीं थी और ना उसके पास इतना ज़्यादा पैसा था, तो उसने ये दिमाग लगाया कि इनको क्यों ना सैलरी मतलब इनको एक नियमित सैलरी देकर, और जितनी मैं सैलरी दे रहा हूँ उतनी सैलरी के अंदर उनका जीवन यापन या उनका जितने भी जो भी खर्च हैं वो उसी में अपना गुजारा कर लेंगे, तो मेरी सेना भी बन जाएगी और मेरा जो साम्राज्य को फैलाना है वो कार्य भी मेरा सेना के माध्यम से हो जाएगा। तो इन्हीं सभी उद्देश्यों को पूर्ति करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा अपने साम्राज्य के अंदर मूल्य नियंत्रण व्यवस्था या बाजार व्यवस्था को शुरू करवाया जाता है। तो देख लेते हैं दोस्तों किस तरीके से इसकी शुरुआत होती है और क्या क्या इसके प्रावधान होते हैं। तो देखते हैं दोस्तों सबसे पहले इसकी शुरुआत किस तरीके से होती है। अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में चित्तौड़ विजय के पश्चात बाजार व्यवस्था को लागू किया। तो दोस्तों 1303 में चित्तौड़ व्यवस्था आप सभी को पता होना चाहिए। चित्तौड़ के अंदर विजय की थी इसने, जो चित्तौड़ का शासक था, और पद्मनी के चक्कर में इसने चित्तौड़ के ऊपर आक्रमण किया था। और चित्तौड़ आक्रमण के पश्चात 1303 में जब ये दिल्ली वापस आता है तो वहाँ से आकर ये चित्तौड़ विजय के पश्चात ही बाजार व्यवस्था को लागू करता है। बाजार व्यवस्था के विवरण बरनी की तारीख फ़िरोज़ शाही, इब्ने बतूता, इसामी एवं शेख नासिरुद्दीन सूफ़ी की रचना खैरुल मजलिस में मिलती है। तो दोस्तों किस किस के अंदर बाजार व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है ये आपको याद रखना है, क्योंकि आपसे क्वेश्चन उठा के पूछ लिया जाएगा। एनटी यूजीसी नेट के अंदर तो इस टाइप के क्वेश्चन की भरमार आती है कि 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, उनमें से 1 2 3 2 3 इस तरीके से ऑप्शन दे दिया जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। तारीख फ़िरोज़ शाही में मिलता है, इब्ने बतूता का रहला में मिलता है, इसामी की फुतुवस सलातीन में मिलता है, और नासिरुद्दीन सूफ़ी की रचना है खैरुल मजलिस। इसके अंदर ही मतलब 4 ग्रंथों के अंदर अलाउद्दीन खिलजी की जो बाजार व्यवस्था है उसके बारे में जानकारी मिलती है। तो ये आपको याद रखना है। और इसकी शुरुआत कब की थी दोस्तों? 1303 में इसकी शुरुआत की थी। अब देख लेते हैं दोस्तों, अमीर खुसरो ने तारीख अलाई में बाजार व्यवस्था की प्रशंसा की है। यहाँ पे एक चीज़ और आपको याद रखने वाली बात है दोस्तों, जो तारीख फ़िरोज़ शाही है बरनी की, इसके अंदर सबसे ज़्यादा विस्तृत विवरण मिलता है। जितने भी ये तारीख अलाई हुआ, इब्ने बतूता हुआ, इसामी हुआ, खैरुल मजलिस हुआ, इन सभी के ग्रंथों से बढ़कर तारीख फ़िरोज़ शाही के अंदर सबसे ज़्यादा विस्तृत विवरण देखने को मिलता है। अगर क्वेश्चन उठा के पूछ लिया जाए बाजार व्यवस्था का विस्तृत विवरण किस ग्रंथ के अंदर मिलता है, और चारों यही ऑप्शन दे दिए जाएं, तो इसमें आपको तारीख फ़िरोज़ शाही आपको राइट करना है, क्योंकि तारीख फ़िरोज़ शाही के अंदर सबसे ज़्यादा उल्लेख इसका मिलता है। तो ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होगी। तो अमीर खुसरो ने तारीख अलाई को ही खजाइनुल फुतू कहते हैं दोस्तों, जिसके अंदर अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जानकारी मिलती है। अलाउद्दीन खिलजी के जो भी अभियान हुए हैं, दक्षिण के अभियान, उत्तर भारत के अभियान, इसी तारीख अलाई के अंदर मिलता है। और इसी तारीख अलाई के अंदर ही दोस्तों फ़ारसी में प्रथम जौहर का साक्ष्य प्राप्त होता है, जो अलाउद्दीन खिलजी के समय रणथंबोर पर जब आक्रमण किया गया था तो रणथंबोर के शासक हम्मीर देव चौहान की पत्नी थी रंगा देवी ने जब जौहर किया था तो उसका उल्लेख तारीख अलाई के अंदर मिलता है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रख लेना है दोस्तों। इसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों विभिन्न मत। तो अलाउद्दीन खिलजी ने इस व्यवस्था की शुरुआत क्यों की, किस लिए की, इसके लिए अलग अलग लोगों ने अलग अलग मत दिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों बरनी की। तो बरनी ने कहा है कि मंगोल हमलों को रोकने के हेतु बड़ी सेना रखनी थी। तो दोस्तों बरनी ने बताया कि अलाउद्दीन खिलजी के समय सबसे ज़्यादा मंगोल आक्रमण हुए, लगभग 6 आक्रमण हुए, जिसके बारे में हमने वीडियो बना रखा है। ट्रिक के माध्यम से आप समझ सकते हो मंगोल आक्रमणकारी ने किस किस ने कब कब आक्रमण किया, या आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। तो 6 मंगोल आक्रमण हुए। उन्हीं आक्रमणों से बचने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत ही बड़ी अपनी सेना बनाई थी। लगभग
3 से 4 लाख सेना अलाउद्दीन खिलजी की थी। तो इतनी बड़ी सेना को रखने के लिए अलाउद्दीन खिलजी के पास पैसे भी नहीं थे और इतनी ज़मीन भी नहीं थी कि उन लोगों को इक्ता दे दिया जाए। तो दोस्तों इन सभी चीज़ों से बचने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार मूल्य नियंत्रण व्यवस्था को लागू किया। ये इस व्यवस्था के अंदर क्या था दोस्तों कि इस व्यवस्था के अंदर जो चीज़ 100 रुपये की मिलने वाली थी उस चीज़ को इसने 50 रुपये में कर दी और लोगों को 50 रुपये, मतलब जो सेना थी उसको भी 50 रुपये दे दिए। तो वो सेना को 50, जो चीज़ 100 में खरीदना था वो 50 रुपये में खरीद रही है, तो सेना भी खुश और चीज़ों के पैसे भी कम हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पे मूल्यों के ऊपर नियंत्रण स्थापित कर लिया। तो ये बात इसने बर्नी ने कही है। बर्नी इसके अलावा एक और मत देता है दोस्तों, हिंदुओं को दंड देना, क्योंकि अधिकांश हिंदू व्यापारी थे, उसके साम्राज्य में जो व्यापारी थे सबसे ज़्यादा हिंदू थे। तो ये वाली बात भी बर्नी ने कही है कि हिंदू व्यापारियों को दंड देने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने इस व्यवस्था को लागू किया था। इसके बाद हम अमीर खुसरो के मत को देख लेते हैं। तो अमीर खुसरो ने क्या कहा दोस्तों, जनता को सुख पहुंचाने के लिए अलाउद्दीन ने बाजार व्यवस्था को शुरू किया था। तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में अमीर खुसरो का जो मत था दोस्तों, अमीर खुसरो ने कभी भी अलाउद्दीन खिलजी के अपोजिट कोई सी भी बात नहीं बोली है। उसने ये भी बोला, जो भी बात बोली है अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन खिलजी के फेवर में ही बोला है। तो इस बात में भी अलाउद्दीन खिलजी के लिए क्या बोला है इसने कि जनता को सुख पहुँचाना था, जबकि ऐसी कोई बात नहीं थी, क्योंकि उसने ये व्यवस्था नॉर्मली शासन से रिलेटेड जो अधिकारी थे, जो सेना थी, उन सभी के लिए ये व्यवस्था लागू किया था। अधिकतर इतिहासकारों का मत यही मिलता है कि सेना के लिए और अधिकारियों के लिए ये इस व्यवस्था को लागू किया था। मगर अमीर खुसरो ने क्या कहा है कि जनता को, जो लोकल पब्लिक थी राज्य की, उनको सुख पहुंचाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार व्यवस्था को लागू किया था। तो ये चीज़ भी आपको याद रख लेना, तो ये तीनों मत आपको याद हो गए होंगे। इसके बाद बाजार व्यवस्था का स्वरूप कैसा था, इसको हम समझ लेते हैं दोस्तों। बाजार व्यवस्था कहाँ पे स्थापित की गई थी, क्या इसका स्वरूप था, कौन से इसके अधिकारी थे, ये समझ लेते हैं दोस्तों। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली के बदायूं द्वार, तो ये आपको मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, आपको याद रखना है दोस्तों। दिल्ली के अंदर कौन सी जगह थी, बदायूं द्वार के पास सब्ज में एक जो इलाका था, सब्ज मतलब हरियाली होती है दोस्तों। तो सब्ज में अनाज, 3 बाजार के बारे में बताया जा रहा है, अनाज का बाजार, कीमती कपड़ों का बाजार तथा गुलाम एवं मवेशी जो जानवर वगैरह, घोड़ा वगैरह जो होता है दोस्तों, इनका 3 बाजार बनवाए। तो 3 बाजार कहाँ पे बनवाए दोस्तों, दिल्ली का जो बदायूं द्वार था उसके पास एक सब्ज मैदान था, उस मैदान के अंदर अनाज का व्यापार, कीमती कपड़ों का व्यापार और गुलाम और मवेशी के अंदर दोस्तों घोड़े वगैरह जो आते थे, दरियाई घोड़े वगैरह, तुर्की घोड़े, इन सब का बाजार लगवाया। तो 3 बाजार, कुल मिला के 3 बाजार थे। 3 बाजार में एक में अनाज मिलता था, दूसरे में कपड़े मिलते थे, तीसरे में गुलाम और मवेशी यानी कि घोड़े वगैरह ये चीज़ मिलती थी। इसके बाद इन बाज़ारों को सराय अदल कहा जाता था। तो इन तीनों बाज़ारों को मिलाकर दोस्तों सराय अदल कहा जाता था। तो ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट हो जाता है। इसके बाद ये सभी बाज़ार जो थे सरकारी धन की सहायता प्राप्त बाज़ार थे। तो मतलब ये जो बाज़ार थे ये कोई निजी बाज़ार नहीं थे। इन बाज़ारों को निर्माण में, इन बाज़ारों का जो धंधा पानी जो भी चलता था, इनमें सहायता अनुदान प्राप्त था सरकार की तरफ से। मतलब सुल्तान इसमें सहायता प्रदान किया करता था। वहाँ पे टेंट वगैरह लगवाना, वहाँ पे चबूतरा बनवाना, वहाँ की देख रेख करवाना, वहाँ की साफ़ सफाई व्यवस्था, जो भी सारी चीज़ें थी, उन सारी व्यवस्थाओं के लिए सुल्तान सहायता प्राप्त करता था। मतलब सुल्तान उन सभी चीज़ों के लिए पैसे खर्च करता था राज्य की तरफ से। ये चीज़ें आपको याद रखना। जिस तरीके से गवर्नमेंट की तरफ से आज भी मतलब हाट बाज़ार और ये सारी चीज़ों की व्यवस्था करवाई जाती है, तो ये सारी व्यवस्था सुल्तान भी करवाता था। बर्नी ने बाज़ार की कीमतों को तफसील से बताई है। तो बाज़ार के अंदर जो मूल्यों की कीमतें थी दोस्तों के, खाने पीने की, अनाज की व्यवस्था, जैसे कि गन्ना क्या भाव मिलेगा, गेहूं क्या भाव मिलेगा, चावल किस भाव से बिकेगा, इसके अलावा कपड़े, कौन सा कपड़ा, जैसे कि लीलन का कपड़ा है और सूती कपड़ा है, इन सारे कपड़ों के बारे में कौन सा कपड़ा किस भाव से बिकेगा, इसका भी मूल्य सुल्तान के द्वारा तय किया जाता था। इसके अलावा घोड़े और गुलामों का जो मूल्य था ये भी सुल्तान के द्वारा तय किया जाता था। और इन सभी चीज़ों की जो सारणी थी, इन सभी चीज़ों का जो मूल्य था उसका पूरा लेखा जोखा किसने तफसील से बताया दोस्तों, बर्नी ने बताया। तो बर्नी ने पूरी बाजार व्यवस्था के बारे में विस्तृत विवरण दिया है, यह हमने अभी शुरू में बताया था। तो बर्नी ने मूल्यों के बारे में भी तफसील से बताया। तफसील का मतलब पूरा व्याख्या करके एक्सप्लेनेशन के साथ बताया है। इसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों अधिकारियों की। तो यहाँ पे हमने बाज़ार की तो बात कर ली थी। बाज़ार 3 बाज़ारों को लगाया जाता था बदायूं द्वार के पास। उन बाज़ारों को सराय अदल कहा जाता था और जिसके अंदर मूल्यों को बिल्कुल सुल्तान के द्वारा नियंत्रण किया जाता था। और जो बाज़ार व्यवस्था थी उसके बाज़ार में सरकार की सहायता अनुदान राशि प्राप्त होती थी।
इसके बाद बात कर लेते हैं इनमें अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी। तो शहनाई मंडी सबसे बड़ा जो अधिकारी था दोस्तों, शहनाई मंडी था। बाजार के प्रमुख को शहना कहा जाता था। तो जैसे कि हमने देखा है दोस्तों, 3 बाजार थे, एक मवेशियों का बाजार था, एक कपड़ों का बाजार था और एक आपका अनाजों का बाजार था। तो एक बाजार का अधिकारी शहनाई कहलाएगा, इसका भी सेना, इसका जो प्रमुख है इसका भी सेना कहलाएगा। और जैसे कि ये अनाज व्यापारी है तो अनाज का व्यापारी का जो प्रमुख है, अनाज का जो बाजार था उसका प्रमुख भी शहनाई कहलाएगा। तो 3 सेना हो जाएंगे तीनों बाजार के। अब तीनों सेनाओं के ऊपर दोस्तों एक शहनाई मंडी नाम का अधिकारी बैठेगा। तो जो एक शहनाई मंडी होता है दोस्तों, वो इन तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। तो कहने का मतलब दोस्तों, तीनों बाजारों के सेना होते हैं अलग अलग, उन सेनाओं के ऊपर एक शहनाई मंडी होता है। उसको तीनों सेनाओं का ऊपर एक सेना मंडी नाम का एक अधिकारी होता है, वो इन तीनों को कंट्रोल करता है। अब इन सेनाएं मंडी नाम का जो अधिकारी था, इसके पद के ऊपर किसको इसने नियुक्त किया था? तो मलिक कबूल को इसने इसके ऊपर मलिक कबूल को यहाँ पे कबूल कर लिया था, कहने का मतलब। तो इस पद के लिए किसको कबूल किया था, ये आपको ट्रिक के मतलब ये थोड़ा कीवर्ड के माध्यम से लिंक करके इसको रिलेट करके आपको याद रख लेना है। अलाउद्दीन खिलजी ने सेनाई मंडी नामक एक अधिकारी को बिठाया, तो इस अधिकारी को के लिए किसको कबूल किया? तो मलिक कबूल को कबूल किया दोस्तों। ये आपको इस तरीके से रिलेट कर लेना है। अब दोस्तों सेनाई मंडी को तो हम यहाँ पे बिठा दिया। अब सेनाई मंडी का कार्य क्या था ये हम देख लेते हैं कि इसको अब बिठाया तो कुछ ना कुछ तो इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी होगी। तो इसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, क्या इसके कार्य थे, क्या इसकी पावर थी, क्या इसकी शक्तियाँ थी, ये हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसका काम था दोस्तों, सौदागरों का रजिस्टर रखता था तथा सभी को पंजीकृत करने का कार्य था। मतलब इसका कार्य ये था दोस्तों, जो भी सौदागर आते थे बाजार के अंदर, जो भी माल वगैरह लेकर आते थे, उन सभी को पंजीयन करना और उन सभी को रजिस्टर के अंदर नोट डाउन करना कि कौन कहाँ से आया है, क्या नाम है, कितनी इसकी इनकम है, ये किस कैटेगरी के अंदर रखना है इसको। तो ये सारी चीज़ों का जो रजिस्टर था वो किसके द्वारा तैयार किया जाता था दोस्तों? सेनाई मंडी के द्वारा तैयार किया जाता था और इसका रजिस्ट्रेशन कर दिया जाता था। मतलब जो भी लोग आते थे इसके अंदर सौदागर के रूप में, उन सभी को रजिस्टर्ड लोग रहते थे। बाकी विदाउट रजिस्टर्ड जो लोग रहते थे उनको तो परमिशन है ही नहीं इन सब चीज़ों की। मतलब जो रजिस्टर्ड लोग हैं वही इस सेनाई मंडी के अंदर अपनी खरीदारी, अपनी शॉपिंग वगैरह ये कर सकते थे। तो ये आप समझ सकते हो दोस्तों। इसके बाद दूसरा देख लेते हैं, वह दुकानदारों एवं कीमतों पर सख्त नियंत्रण रखता था दोस्तों। तो इसका कार्य ये भी था कि कौन सी चीज़ किस भाव में बिकेगी, इसका नियंत्रण सुल्तान के अनुसार, मतलब सुल्तान इसको परामर्श देता था। और उसके पश्चात सेनाई मंडी के अधिकार में ये बात रहती थी, अगर सेनाई मंडी ने बोल दिया कि भाई आलू 20 रुपये किलो बिकेंगे, तो किसी भी दुकानदार की या किसी भी व्यापारी की हिम्मत नहीं है कि वो 20 रुपये या 30 रुपये जो भी फिक्स कर दिया है उससे 1 रुपया या 1 रुपया कम या 1 रुपया ज़्यादा बढ़ा सके। तो ये मूल्य नियंत्रण को स्थापित करने का कार्य किसका था दोस्तों? सेनाई मंडी का था। तो सेनाई मंडी ने जो बात बोल दी वो पत्थर की लकीर होती थी। इसके बाद दोस्तों वह न्याय का भी कार्य करता था। न्याय का कार्य करता था, तो ये न्याय का जब कार्य करता तब वह सराय अदल कहलाता था दोस्तों। तो सराय अदल का मतलब क्या होगा दोस्तों? आदिल का मतलब जो होता है, न्यायिक अधिकारी का नाम होता है दोस्तों आदिल। तो ये जब न्याय करता था तो सेनाई मंडी से ये सराय अदल हो जाता था दोस्तों। तो सराय अदल, अदल का मतलब हो जाता है दोस्तों सराय अदुल का मतलब हो जाता था न्याय से संबंधित जो अधिकारी होता है वो आदिल होता है दोस्तों। तो आदिल से आपको रिलेट करना है कि सेनाई मंडी सराय अदल बन जाता था। यही पंजी मतलब यही यहाँ पे रजिस्टर करता था, सौदागरों को रजिस्टर करना और उनको रजिस्ट्रेशन करना, इनका पंजीकृत करना। इसके बाद मूल्यों को नियंत्रण करना और न्याय करना। ये 3 कार्य इसके हो गए हैं दोस्तों सेनाई मंडी के। इसके बाद आ जाता है दूसरा विभाग दोस्तों, दीवान रियासत। तो दोस्तों ये जो विभाग था ये पूरी बाजार व्यवस्था, जितनी भी संपूर्ण बाजार व्यवस्था थी, अन्न से रिलेटेड किस तरीके से यहाँ पे सारी व्यवस्थाओं को लेकर आना है, किस तरीके से यहाँ पे मवेशियों को लेकर आना है, किस तरीके से यहाँ पे अनाज को लेकर आना है, ये सारी जितनी भी व्यवस्थाएं थी ये सारी दीवान रियासत यानी कि वाणिज्य मंत्री के अंतर्गत आती थी। तो ये जो विभाग था अपना सेनाई मंडी से ऊपर का विभाग था। तो इस विभाग के अंतर्गत सेनाई मंडी कार्य करता था, मगर जो वाणिज्य विभाग था ना दीवान रियासत, ये उससे ऊपर का विभाग था। तो इसके बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। तो ये बाजार व्यवस्था का सर्वोच्च अधिकारी हुआ करता था। मतलब जो अधिकारी ये हुआ करता था दीवान रियासत, इसके नीचे कार्य करता था जो हमारा हम देख कर आए हैं सेनाई मंडी।
इसके अलावा इस पद पर अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक याकूब को बैठाया है दोस्तों। वहाँ पे मलिक कबूल को बैठाया था, यहाँ पे मलिक याकूब को बैठाया, ये आपको याद रखना है दोस्तों। दीवान रियासत, तो या आ रहा है यहाँ पे रिया, तो यहाँ पे आपको किस तरीके से रिलेट करना है दोस्तों, दीवान रियासत में यहाँ पे रियासत में आपको या आ रहा है, तो या से आपको याकूब याद रखना है दोस्तों। और वहाँ पे आपको कबूल किया है, तो कबूल किस तरीके से किया है, सेनाई मंडी को कबूल किया है, तो वहाँ पे मलिक कबूल है। और यहाँ पे रियासत आ रहा है, तो रियासत में या आ रहा है, तो या से आपको रिलेट करना है मलिक याकूब। यह आपका क्लियर हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि इन दोनों के नाम अक्सर आपको ऑप्शन के अंदर देखने को मिलेंगे। जब भी आपसे बाजार व्यवस्था से रिलेटेड अधिकारियों के बारे में क्वेश्चन करेंगे तो मलिक याकूब भी आपको ऑप्शन में मिलेगा और मलिक कबूल भी आपको ऑप्शन में मिलेगा, तो आपको वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। रियासत में जब या आएगा दोस्तों, बीच में रियासत लिखोगे आप तो या आ रहा है, तो या से आपका याकूब हो जाएगा। और सेनाई मंडी के लिए किसको कबूल किया, मलिक कबूल को कबूल किया, ये आपको याद रखना है। अलाउद्दीन ने याकूब को मुहत्सिब का पद भी दिया था। तो मुहत्सिब का पद क्या होता है दोस्तों, जिस तरीके से औरंगजेब के समय आपने देखा होगा कि औरंगजेब ने शरिया कानून को लागू किया था, तो शरिया कानून के जब लागू कर दिया जाता है तो लोगों के आचरण के ऊपर नज़र रखने के लिए मुहत्सिब नामक अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है। तो वही मुहत्सिब के रूप में अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक याकूब को भी नियुक्त किया था। मतलब ये एक पोस्ट पे और भी था, वो मुहत्सिब होता था। और इसके अलावा ये नापतोल विभाग का भी अध्यक्ष हुआ करता था। मतलब नापतोल विभाग में बाट वगैरह का वजन करना, लोगों के जो नापतोल के जो उपकरण होते हैं, बाट वगैरह, इन सब चीज़ों के तराजू वगैरह, इन सभी की जांच करना के कार्य मुहत्सिब के हुआ करते थे। तो मलिक याकूब जांच ये सब चीज़ें करता था। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्था को सफल बनाने का श्रेय इसी को प्राप्त है। तो दोस्तों जो मलिक याकूब है, इसी ने बाजार व्यवस्था को सफल बनाया था अलाउद्दीन खिलजी की, तो इसका श्रेय इसी को दिया जाता है, मतलब इसका क्रेडिट इसी को मिलता है, यह आपको याद रखना है दोस्तों। दीवान रियासत का कार्य व्यापारी वर्ग पर नियंत्रण रखना तथा आर्थिक नियमों को लागू करना। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, क्योंकि इस तरीके का कार्य आपको सेनाई मंडी का भी देखने को मिलता है, मगर जब बड़े लेवल पर जब कार्य आता है दोस्तों तो दीवान रियासत का आता है। दीवान रियासत का कार्य व्यापारी वर्ग पर नियंत्रण करना है, और हमारा सेनाई मंडी का कार्य क्या था दोस्तों, मूल्यों के ऊपर नियंत्रण करना है। तो मूल्य नियंत्रण और व्यापारी के ऊपर नियंत्रण, ये आपको याद रखना है। व्यापारी के नियंत्रण की जब बात आएगी, जब दीवान रियासत की आएगी, और जब मूल्य नियंत्रण की बात आएगी दोस्तों, जो लोकल का नेता होगा, जो लोकल का अधिकारी होगा, जो परमानेंट उनके ऊपर रहेगा, वही मूल्यों के ऊपर नियंत्रण रख सकता है। तो जो नीचे का अधिकारी होगा, नीचे का अधिकारी कौन है दोस्तों, सेनाई मंडी है, तो सेनाई मंडी ही मूल्यों के ऊपर नियंत्रण रख सकता है, ये आपको याद रखना है। अगर व्यापारियों के ऊपर नियंत्रण करने की बात आएगी तो वो दीवान रियासत की आएगी, और ये रूल रेगुलेशन को फॉलो करवाता था, मतलब आर्थिक नियम जो होते थे उनको फॉलो करवाता था। इसके बाद सेनाई मंडी की सहायता के लिए कुछ अधिकारी थे दोस्तों। अब सेनाई मंडी की बात कर लेते हैं। सेनाई मंडी, हमें दीवान रियासत की तो बात कर ली, अब सेनाई मंडी के साथ कुछ लोग, कुछ अधिकारी साथ रहते थे, मतलब उसकी हेल्प करने के लिए। अब ये तो बड़े ऑफिस में जाकर बैठ गए सेनाई मंडी मलिक कबूल साहब, अब मलिक कबूल साहब के साथ नीचे कुछ अधिकारियों को बिठा रखा है। तो इसके साथ कौन कौन थे, एक तो बरीद था। तो बरीद कौन होता है दोस्तों, गुप्तचरों का प्रमुख होता है, ये आपको याद ही है, इसको तो कोई समझाने की ज़रूरत ही नहीं। दूसरा मुनियान था। तो मुनियान क्या होता था दोस्तों, ये जासूस हुआ करता था। तो ये मतलब दूसरा भेष बदल के बाज़ारों के अंदर घूमता था, मतलब गुप्तचर से रिलेटेड ये कार्य करता था। ये भी घूम घूम कर ये सारी चीज़ों का पता लगाता था, कोई कम तो नहीं तोल रहा है। अगर कम तोल देते थे अलाउद्दीन खिलजी के समय, तो जितना इंसान, मतलब जो व्यापारी जितना कम तोलता था, उतना ही मांस उसके शरीर से काट लिया जाता था। इस बात का उल्लेख बर्नी ने किया है दोस्तों, आपको याद रखना है। मुहत्सिब क्या करता था, मुहत्सिब हमने अभी देखा दोस्तों कि मलिक याकूब, मलिक कबूल जो था उसको मुहत्सिब के पद पर भी नियुक्त किया था, आपको ये याद रखना है दोस्तों। तो ये क्या चीज़ थी दोस्तों, जो मलिक याकूब था इसको मुहत्सिब के पद पर भी नियुक्त किया था। तो ये जनसाधारण के आचरण की रक्षक तथा देखभाल करने वाला तथा नापतोल विभाग का ये निरीक्षक था। तो जनसाधारण का जो आचरण होता था, मतलब कोई गलत कार्य में लिप्त तो नहीं है, कोई गलत काम कर तो नहीं रहा है, कोई चोरी वगैरह तो नहीं कर रहा है, कोई कम तो नहीं तोल रहा है, कोई बेईमानी तो नहीं कर रहा है, इन सारी चीज़ों के ऊपर नियंत्रण कौन करता था दोस्तों, मुहत्सिब नामक अधिकारी। और मुहत्सिब किसको नियुक्त किया था, मलिक याकूब को किया था, और ये देखभाल करता था। इसके अलावा नापतोल का निरीक्षण करता था, बाट वगैरह, तराजू वगैरह, इन सब चीज़ों का जो भी उपकरण होते थे उन सब का निरीक्षण ये करता था मुहत्सिब नामक अधिकारी। इसके बाद दोस्तों एक अधिकारी आता था परवाना नमीस।
परवाना नवीस क्या करता था दोस्तों, ये व्यापारियों को परमिट अर्थात लाइसेंस जारी करता था कि ये भाई आपको ये अनाज बेचना है तो अनाज का लाइसेंस दे दिया, किसी को कपड़े बेचना है तो कपड़े का लाइसेंस दे दिया, किसी को मवेशी बेचना है तो मवेशी का लाइसेंस दे दिया। मतलब इस बाज़ार के अंदर जो भी व्यापारी वर्ग, जो भी लोग आते थे वो सारे लाइसेंस धारी होते थे। इसके अलावा दोस्तों जो लोग यहाँ पे शॉपिंग करने आते थे वो लोग भी रजिस्टर्ड लोग ही आते थे, यहाँ पे कोई लोकल पब्लिक नहीं आती थी। जिन लोगों का नाम रजिस्टर्ड रहता था वही लोग यहाँ पे आकर शॉपिंग कर सकते थे दोस्तों। ये जो एक शॉपिंग का मतलब ये एक हब टाइप का बना रखा था, मार्केट हब। यहाँ पे वही लोग आते थे जो रजिस्टर्ड होते थे सभी तरीके से। व्यापारी वर्ग भी रजिस्टर्ड लोग आते थे और ग्राहक जो होते थे वो भी रजिस्टर्ड लोग आते थे। तो ये सारी चीज़ें हमारी यहाँ पे क्लियर हो गई है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों परवाना नवीस का और क्या कार्य हुआ करता था दोस्तों, ये व्यापारी को लाइसेंस जारी करता था और कोई भी वस्तु हो बिना परवाना नवीस की अनुमति के नहीं बिकेगी। मतलब परवाना नवीस ने बोल दी कि भाई ये चीज़ नहीं बिकेगी तो नहीं बिकेगी। परवाना नवीस ने बोल दिया कि यहाँ पे गोभी नहीं बिकेगी तो गोभी नहीं बिकेगी। परवाना नवीस ने बोल दिया यहाँ पे आलू बिकेगा तो आलू बिकेगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे परवाना नवीस के हैंडल कर दी गई है। तो मतलब ये छोटे छोटे अधिकारी है। और ये अधिकारी किसके अंडर में काम करते थे दोस्तों, ये सेनाई मंडी के अंदर काम करते थे। और सेनाई मंडी कौन था दोस्तों, सेनाई मंडी था मलिक कबूल। और दीवान रियासत का प्रमुख अधिकारी कौन था, दीवान रियासत का प्रमुख अधिकारी मलिक याकूब था। यह आपको कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों, ये सारी चीज़ें हमने देख ली है। अलाउद्दीन की बाजार व्यवस्था बराबर सिद्धांत पर, ये दोस्तों बराबर सिद्धांत है। बराबर सिद्धांत अर्थात प्रगतिशील उत्पादन लागत के सिद्धांत पर आधारित थी दोस्तों। तो ये कौन सा सिद्धांत था दोस्तों, जितनी भी चीज़ें साम्राज्य के अंदर उत्पादित होती थी जो उसके अंदर प्रगति कर कर, उसमें उत्पादन में बढ़ोतरी कर कर इन सिद्धांत को लागू किया जाता था। ये सारी चीज़ें हमारी यहाँ पे क्लियर हो गई होगी दोस्तों। मुझे नहीं लगता आपको इन सब चीज़ों में कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन बचा होगा। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको समझ में आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर ले, लाइक करोगे तो अच्छी बात है दोस्तों। इसके अलावा आप हमारे यूट्यूब चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर ही कर ले। इसके अलावा आप कमेंट्स करके बता सकते हैं वीडियो समझ में आ रहा है तो। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो कमेंट्स ज़रूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसके बाद आगे बात कर लेते हैं दोस्तों बाजार व्यवस्था के जो कुल 7 नियम थे। तो कौन कौन से 7 नियम थे ये आप समझ सकते हो दोस्तों। इनको समझने का बिल्कुल आसान तरीका भी हमने रखा है यहाँ पे, जो आपको कभी भी आपको यहाँ से कंफ्यूज नहीं करेगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे नियमों को पढ़ लेते हैं। सभी वस्तुओं का दाम निश्चित किया गया। मलिक कबूल, हमने सबसे पहले जो बात करती सेनाई मंडी को गल्ला मंडी का नियंत्रक यहाँ पे बनाया गया। सरकारी गोदामों में गल्ला एकत्रित करने के संबंधित, मतलब ये मतलब सरकारी जो गोदाम बनाए गए थे वहाँ पे गल्ला एकत्रित करना है। और ये किसके द्वारा करवाया जा रहा था दोस्तों, मलिक कबूल के द्वारा ही करवाया गया था। गल्ले के परिवहन करने के लिए मलिक कबूल का अधिकार दिया गया। गल्ले का जो परिवहन था, जो मंडी से जब गल्ला खरीद के सरकारी गोदाम तक लेकर जाना है तो उसके लिए परिवहन की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसका अधिकारी किसको बना गया, मलिक कबूल को बना गया। मुनाफाखोरी पर कठोरता से निषेध किया गया। मतलब मुनाफाखोरी का मतलब दोस्तों कोई स्टॉक नहीं करेगा, स्टॉक करके अगर कोई बेचेगा स्टॉक करके तो उसके ऊपर कठोर निषेध किया गया। किसानों द्वारा गल्ला व्यापारियों को नगद मूल्य पर दिलवाया गया दोस्तों। गल्ला जो खरीदा गया किसानों से वो नगद खरीदा गया। इसके अलावा सुल्तान ने प्रतिदिन गल्ला मंडी से संबंधित रिपोर्ट प्राप्त की। तो गुप्तचरों और मुनियान वगैरह जो लोग थे इनसे बराबर रिपोर्ट प्राप्त करता था अलाउद्दीन खिलजी। अब इनको याद किस तरीके से रखना है दोस्तों, ये आपको अब समझना है। तो अलाउद्दीन खिलजी की जो बाजार व्यवस्था थी दोस्तों, इन सभी का जो प्रमुख उद्देश्य था, आपको बस एक उद्देश्य याद रखना है कि उद्देश्य क्या था, इसको मूल्यों का जो दाम था उसको निश्चित करना है। तो ये हमारा पहला उद्देश्य दोस्तों यही है। अब इसके बाद दोस्तों जब मूल्यों का किसी भी वस्तु का जब मूल्य नियंत्रण या मूल्य निश्चित कर दिया गया है तो अब इसको खरीदने कौन जाएगा, अब खरीदने सरकार जाएगी। जैसे कि अब यहाँ पे चावल है तो चावल का रेट यहाँ पे फिक्स कर दिया कि 20 रुपये किलो चावल अब सरकार खरीदेगी। तो यहाँ पे ये मूल्य निश्चित कर दिया। अब ये 20 रुपये किलो में अगर चावल खरीदेगी तो चावल बेचेगा कहीं भी नहीं, ये चावल सरकार को बेचना है। मतलब कोई व्यापारी वगैरह कोई नहीं खरीदेगा, बीच में बिचौलिया वगैरह, ये सरकार खरीदेगी। तो सरकार की मंडी में ये चावल बिकने जाएगा। तो सरकार की जब मंडी में चावल बिकने जाएगा, मूल्य नियंत्रण तो इसका हो ही चुका है, तो ये सरकार की मंडी में जाकर इसको खरीदेंगे। और मंडी का अधिकारी कौन है दोस्तों, ये मलिक
कबूल इसका अधिकारी है। तो मंडी में ये चला गया। अब मंडी में जाने के बाद दोस्तों इसको इकट्ठा करेंगे। अब कोई ये तो है नहीं कि 50 किलो खरीद लिया तो 50 किलो ही यहाँ से हम गोदाम के अंदर लेकर जाएंगे, यहाँ पे ऐसा नहीं करेंगे। अब इसको इकट्ठा करना है दोस्तों, जैसे कि 8-10 दिन का पूरा माल इकट्ठा करना है। तो इकट्ठा कर लिया दोस्तों, अब यहाँ से गोदामों का माल एकत्रित करना। फिर उसके बाद एकत्रित करने के बाद दोस्तों अब इसको गोदामों तक लेकर जाना है। अब गोदामों तक लेकर किस तरीके से जाएंगे, परिवहन के द्वारा, या तो बैलगाड़ी या घोड़ा गाड़ी या जो भी उस समय का तत्कालीन वाहन होगा उससे गोदामों के अंदर लेकर जाएंगे। तो ये परिवहन का जो अधिकारी हुआ था दोस्तों, ये मलिक कबूल की ड्यूटी थी कि आपको ये परिवहन के द्वारा गोदामों तक लेकर जाना है। तो ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होगी दोस्तों। यहीं तक ये आपको नियम याद रखना। सबसे पहले मूल्य फिक्स कर दिया, मूल्य फिक्स कर दिया तो अब बाज़ार मंडी के अंदर ये अनाज बिकने आएगा। अब अनाज बिकने आ गया है तो दोस्तों पूरे अनाज को खरीदने के बाद इसका स्टॉक करेंगे सरकार। स्टॉक कर फिर इसको परिवहन के द्वारा इसको लेकर जाएंगे। तो ये चार चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होगी दोस्तों। सबसे पहले मूल्य नियंत्रण, फिर उसके बाद मंडी में अनाज बिकने आया, फिर उसके बाद इसको गोदामों तक ले जाने के लिए इसको इकट्ठा किया, फिर उसके बाद परिवहन के द्वारा इसको गोदामों तक ले जाया गया। ये आपकी चार चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो गई होगी दोस्तों। पांचवा नियम क्या है, मुनाफाखोर। मतलब अब जब ये सारी चीज़ें कर लिए दोस्तों तो कोई बीच में गल्ला व्यापारी या जो छोटे मोटे व्यापारी है गल्ला नहीं खरीदेंगे, मतलब मुनाफाखोरी नहीं करेंगे। तो ये पांचवी चीज़ है। किसानों द्वारा गल्ला व्यापारी को नगद, मतलब किसानों से जो गल्ला खरीदा जाएगा वो नगद रूप में खरीदा जाएगा। मतलब ये नहीं कि भाई आपको आज गल्ला खरीद लिया तो 8 दिन बाद, 15 दिन बाद या 1 महीने बाद आपको पैसे मिलेंगे, ऐसा नहीं है। आज आपसे गल्ला खरीद लिया तो आज ही आपको पैसे दे दिए जाएंगे। तो ये नगद था। अब इन सब चीज़ों की जो जानकारी सुल्तान को कैसे प्राप्त होगी दोस्तों, तो सुल्तान अपने गुप्तचरों, अपने मूनियान जो जासूस थे उनको लगा रखा था कि जाओ जाकर चेक करके आओ कि कोई यहाँ पे मुनाफाखोरी तो नहीं कर रहा है, कोई यहाँ पे कुछ बेईमानी तो नहीं कर रहा है, कोई यहाँ पे कम तो नहीं तोल रहा है। ये सारी चीज़ों की जांच रिपोर्ट सुल्तान को बराबर मिलती रहती थी। तो ये सारी चीज़ें आपको 7 अधिनियम आपको समझ में आ गए होंगे दोस्तों। तो इसके एक बार और समझ लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले मूल्य नियंत्रण कर दिया। मूल्य नियंत्रण के बाद दोस्तों अनाज मंडी में बिकने आया। अनाज जब मंडी में बिकने आया तो उसको स्टॉक करके रखा, मतलब 2-3-4 दिन का स्टॉक किया। 2-3-4 दिन का जब स्टॉक किया तब इसको गोडाउन के अंदर पहुँचाना है। तो गोडाउन के अंदर कौन लेकर जाएगा, मलिक कबूल लेकर जाएगा। ये 4 चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो गई है दोस्तों। तो दोस्तों ये पूरे 7 अधिनियम हमने देख लिए हैं। इसके बाद महत्वपूर्ण तथ्य और क्या क्या है इसमें देख लेते हैं दोस्तों। अमीर खुसरो के अनुसार दुकानदारों के पत्थर के जो बांट की जांच के लिए निरीक्षक को नियुक्त किया था। जो मुहत्सिब हुआ था दोस्तों, हमने देखा था कि मलिक याकूब के अंतर्गत मुहत्सिब का पद यहाँ पे रिजर्व किया गया था। तो वो जो पत्थर के बाट हुआ करते थे दोस्तों, उस समय उन बाटों की जांच की जाती थी और इतनी कठोर जांच होती थी दोस्तों कि जो लोग, मतलब इस जांच के डर की वजह से जो व्यापारी लोग थे वो कम तोलना बंद कर दिया था, बल्कि जो बाट पे जो भी सामान जो चढ़ता था उससे ज़्यादा दे दिया जाता था। मतलब 100 ग्राम 200 ग्राम कम के बजाय ज़्यादा दे दिया जाता था। और ये आता है दोस्तों, अगर इतना सख्त नियम था कम तोलने वालों का, जितना भी, जैसे कि किसी ने 100 ग्राम नाच या 100 ग्राम कोई सी भी चीज़ कम तोल दिए तो उसकी शरीर से 100 ग्राम मांस काट लिया जाता था। तो इतना सख्त नियम था। इसके बाद दोस्तों कोई भी व्यक्ति, किसान या व्यापारी किसी भी वस्तु का संग्रह नहीं कर सकता था दोस्तों। तो ना तो व्यापारी संग्रह कर सकता था ना किसान संग्रह कर सकता था। जैसे फसल हिटती थी तो किसानों से फिक्स रेट पर सरकार द्वारा अनाजों को खरीद लिया जाता था। अब अनाजों को खरीद कर इनको गोडाउनों के अंदर रख लिया जाता था। फिर गोडाउनों के अंदर रखने के बाद इसको बाजार मूल्य नियंत्रण प्रणाली जो होती थी और एक जो राशनिंग प्रणाली जो होती है, उन दोनों के द्वारा जनता को ये अनाज वापस से दे दिया जाता था दोस्तों। राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को लागू किया गया था। तो जो राशनिंग प्रणाली थी दोस्तों, यहाँ पे ये शुरू की गई थी। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है। मध्यकाल के अंदर भारत के अंदर जो राशनिंग प्रणाली की शुरुआत करने वाला प्रथम, जो मध्यकाल के अंदर प्रथम सुल्तान आपको अलाउद्दीन खिलजी मिलता है। इसके अलावा चंद्रगुप्त मौर्य ने भी राशनिंग प्रणाली की शुरुआत की थी। ये अभिलेख के अंदर आपको पता चलता है। बर्नी के अनुसार वर्षा की अनियमितता होने के बाद भी उसके काल में दिल्ली में कभी अकाल नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा दोस्तों? क्योंकि ये अनाज को इकट्ठा करके स्टॉक कर लिया करता था। तो जब अकाल वगैरह कुछ पड़ेगा तो ये अपने जो स्टॉक से जो अनाज रखा हुआ है वो प्रजा के अंदर बंटवा देता था कम रेट पे। राशनिंग प्रणाली के द्वारा मूल जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है उसके द्वारा ये साम्राज्य की जो प्रजा होती है उसको ये अनाज प्रोवाइड करवा दिया जाता था। तो इस वजह से अकाल के बारे में जानकारी यहाँ पे नहीं मिलती है। मेरठ से लेकर कड़ा के क्षेत्र को खालसा भूमि में बदल दिया
और जो इससे पैदावार होती थी वो चीज़ भी अब यहाँ पे राज्य सरकार को प्राप्त होती थी। मतलब इसने खालसा लैंड को भी बढ़ाया था, क्योंकि जो भूमि वगैरह पहले के सुल्तानों ने बांट रखी थी लोगों को, उन सभी छोटे सरदारों से भूमि लेकर इसने पूरे मेरठ से लेकर कड़ा तक की भूमि को खालसा लैंड में तब्दील कर दिया। और खालसा लैंड का रूल ये है दोस्तों, जो भी खालसा लैंड से उपज प्राप्त होती है, जो भी अनाज या जो भी राजस्व प्राप्त होता है, वो डायरेक्ट सुल्तान के खजाने में जाता है। तो इस वजह से सुल्तान का खजाना भी भरा हुआ रहता था और प्रजा के लिए भी दिल खोलकर उसने खर्चा किया। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो गई होगी दोस्तों। अब इसके बाद दोस्तों कुछ क्वेश्चन है, इस क्वेश्चनों को हम समझ लेते हैं। तो किस तरीके से हमारे एग्ज़ाम के अंदर इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं देख लेते हैं दोस्तों। सारे पीवाई के क्वेश्चन हमने यहाँ पे ऐड किए हैं। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण के बारे में विस्तृत जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो फुतूह सलातीन, खजाइनुल फुतूह, तबकात नासरी और तारीख फ़िरोज़ शाही। तो दोस्तों हमने जो फर्स्ट स्लाइड थी उसी के अंदर इस बात की चर्चा की थी कि अलाउद्दीन खिलजी की जो बाजार व्यवस्था का विवरण जो है 4 ग्रंथों के अंदर, यानी कि 5 ग्रंथों के अंदर, अमीर खुसरो भी करते हैं तो 5 ग्रंथों के अंदर जानकारी मिलती है, मगर विस्तृत जो जानकारी मिलती है वो यहाँ पे पूछ ली गई है जो हमने स्टार्टिंग में बताई थी। तो देख लेते हैं दोस्तों। फुतूह सलातीन, तो इसके अंदर भी जानकारी मिलती है जो इस्लामी का ग्रंथ है। खजाइनुल फुतूह, जो अमीर खुसरो की तारीख अलाई है उसी को खजाइनुल फुतूह कहा जाता है, जिसके अंदर अलाउद्दीन खिलजी के अभियानों के बारे में, दक्षिण के बाजारों के बारे में, दक्षिण के अभियानों के बारे में जानकारी मिलती है। तबकात नासरी के अंदर तो जानकारी नहीं मिलती, क्योंकि ये मिनाजुद्दीन सिराज की रचना है, क्योंकि तबकात नासरी के जो लेखक है मिनाजुद्दीन सिराज, ये अलाउद्दीन खिलजी से पहले ही इनकी डेथ हो जाती है, तो इसके अंदर तो जानकारी नहीं मिलती है। इसके अलावा तारीख फ़िरोज़ शाही के अंदर भी जानकारी मिलती है, मगर विस्तृत जो जानकारी मिलती है दोस्तों वो तारीख फ़िरोज़ शाही, जो बरनी की तारीख फ़िरोज़ शाही है उसके अंदर मिलती है दोस्तों। इस तारीख फ़िरोज़ शाही के अंदर 9 सुल्तानों के बारे में जानकारी मिलती है दोस्तों, आपको ये याद रखना है। 9 सुल्तान कौन कौन है दोस्तों? तो बलबन के बाद से लेकर, यानी कि जो हमारा समय आता है 1260 से लेकर फिरोज शाह तुगलक के शासन के 6ठे वर्ष तक की जानकारी तारीख फ़िरोज़ शाही के अंदर मिलती है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। एक और तारीख फ़िरोज़ शाही नाम से एक और रचना मिलती है जो अफीफ़ की होती है। वो अफीफ़ की जो तारीख फ़िरोज़ शाही है वो बलबन के शासनकाल के 6ठे वर्ष से शुरू होती है, मतलब जहाँ से इसकी तारीख फ़िरोज़ शाही ख़त्म होती है बरनी की, वहीं से तारीख फ़िरोज़ शाही अफीफ़ की शुरू होती है, ये आपको याद रखना है। और ये क्वेश्चन दोस्तों आपको PGT परीक्षा जो 2003 थी उसके अंदर आ चुका है, ये आपको हल्के में नहीं लेना, ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद दोस्तों दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बाजार नियंत्रण व्यवस्था या आर्थिक आदि नियमों के पीछे, जो नियम इसने आर्थिक नियंत्रण के जो नियम लगाए थे, नियमों के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? जन कल्याण की भावना, सीमित वेतन में अपने सैनिकों को संतुष्ट रखना, हिंदू सौदागरों एवं व्यापारियों पर नियंत्रण रखना, अवैध व्यापारिक गतिविधियों को प्रतिबंध लगाना। और ये क्वेश्चन दोस्तों TGT 2011 के अंदर ये आ चुका है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है ये आपको कमेंट्स करके बताना है, और कमेंट सभी लोगों को करना है, जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं वो कमेंट ज़रूर करें, जिससे हमको भी पता चले कि आप लोग कितना सीरियस मोड में तैयारी कर रहे हैं। तो कमेंट ज़रूर करें। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो कमेंट्स करके बताइए आपके किस लिए, जो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था बाजार नियंत्रण व्यवस्था को लागू करने का। तो ये आपको वीडियो में हमने ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर कर दी है, तो आपको बस इसका राइट आंसर कमेंट्स करके बताना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण व्यवस्था का प्रभारी अधिकारी कौन था? जो बात हम शुरू में कर ही रहे थे वही चीज़ यहाँ पे पूछ ली गई है दोस्तों। अमीर कोही, आरिज मुमलिक, दीवान आरिज या सेनाए मंडी। तो PGT परीक्षा 2006 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इसका राइट आंसर तो बिल्कुल ईजी है दोस्तों, सेनाए मंडी। सेनाए मंडी कौन था दोस्तों? मलिक कबूल था, मलिक कबूल। और दूसरा एक अधिकारी था दोस्तों दीवान रियासत विभाग का प्रमुख कौन था? मलिक याकूब। तो इन दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि मलिक सेनाए मंडी के लिए किसको कबूल किया था? मलिक कबूल को किया था। और दीवान रियासत में आपका यह आ रहा है, तो यहाँ से आपको दीवान रियासत से आपको मलिक याकूब याद रखना है। इसके बाद दोस्तों अमीर कोही की अगर बात करें तो अमीर कोही जो विभाग था दोस्तों ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय इसको बनाया गया था। आरिज मुमालिक की अगर बात करें दोस्तों तो आरिज मुमालिक ये बलबन के समय इसका पद का सृजन किया गया था। और दीवान आरिज की अगर बात करें दोस्तों तो दीवान आरिज का जो निर्माण किया गया था वो हमारे अलाउद्दीन खिलजी के समय सेना विभाग के रूप में इसका निर्माण किया गया था। हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है दोस्तों? सेनाए मंडी जो मलिक कबूल था।
तो दोस्तों ये सारी चीज़ें हमने क्लियर कर ली है। अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट्स करके बताएं। अगर आपको कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट्स ज़रूर करें। जितने भी जो भी क्वेश्चन हमने आपसे पूछे हैं उनका कमेंट्स करके ज़रूर आंसर दें। और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को तो आप सब्सक्राइब कर ही लें, क्योंकि आप काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो आपको बराबर मिलती रहेंगी। और ख़ास करके NTU UGC नेट जो एग्ज़ाम होने वाला है जून में, उसके लिए उसको टारगेट बनाकर उसको हमने फोकस कर अच्छी तरीके से, और भी कौन कौन से जो टॉपिक हमारे लिए इम्पोर्टेंट है उन सभी वीडियो को आपको एग्ज़ाम से पहले प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो दोस्तों वीडियो कहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।